तो अब मैरी डरते डरते वुजू से यह तो कह देती है क्या तुम मेरे पति बनोगे, लेकिन उसका जवाब यह था कि क्या तुम मुझे ब्लैकमेल कर रही हो सिर्फ एक टक्कर के बदले। वह बोलती है मैं रियल लाइफ वाले हस्बैंड की बात नहीं कर रही, बल्कि सिर्फ एक दिन के लिए तुम्हें हस्बैंड बनाना चाहती हूँ। और ये वुजू ने तो पता नहीं क्या क्या सोचना शुरू कर दिया था। मैं समझ गया, तुम एक ब्लैकमेलर हो और मुझे अपनी गैंग का हिस्सा बनाना चाहती हो, किसी अमीरजादे को फंसाओगी और उसके बाद मैं तुम्हारा हस्बैंड बनकर तुम्हें रंगे हाथों पकड़ लूंगा और फिर चीटिंग की कंपनसेशन में तुम्हें उससे बहुत सारा पैसा लोगी। ऐसा प्लान सोचने की बजाय तुम्हें मेहनत करनी चाहिए और खुद से डिसेंट पैसा कमाना चाहिए। वो उसे भाषण देता हुआ वहां से जा रहा था। मैरी उसे रोकने की कोशिश करती है पर वो तो उसका एक शब्द भी सुनने के लिए तैयार नहीं होता। वह उसकी ऑफर को रिजेक्ट कर वहां से जा चुका था। अब इतने में हमें दिखाया जाता है कि वुजू की एक आंट भी थी जो कि ऑफिस से काफी ताल्लुकात रखती थी और उन्हें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम थी कि वुजू वापस आने से, क्योंकि उन्हें ऐसा पता चला था कि उनके बेटे को हटाया जा रहा है और जिसकी जगह पर वुजू को प्रमोट किया जाएगा। वह काफ़ी शोर मचाती है और दादी से कहने लगती है आप अपने बेटे की औलाद को अपनी बेटी की औलाद पर फेवर कर रही हैं, यह रॉन्ग है। लेकिन दादी ने कह दिया था तुम्हारा बेटा है इस काबिल, उसकी हरकतें भी उल्टी सीधी हैं। उसका नाम योंगसू था और वह था वुजू का कजिन जो वाकई लाइफ में काफ़ी नॉन सीरियस दिखाई दे रहा था और उसकी बुरी परफॉर्मेंस की वजह से उसे डिमोट किया जा रहा था। इस बात पर उसे अपनी माँ से काफ़ी डांट और मार भी पड़ती है। अब उसके बाद आंटी का सारा गुस्सा अपने पति पर निकलने वाला था, लेकिन उनका पति एकदम शांत दिखाई दे रहे थे और लग रहा था कि पूरी फैमिली में यही अंकल काफ़ी समझदार हैं। वह अब वुजू अपने फ्रेंड जियोंग से मिलने के लिए जाता है और उसे कहता है कि दादी की तबीयत खराब रहती है, प्लीज उनकी ज्यादा केयर करा करो। और आगे से शर्माते शर्माते वह भी कह देती है मैं कौन सी तुम्हारी ग्रैंड डॉटर इन लॉ हूँ। इशारा तो उसका वुजू की तरफ था, लेकिन वुजू मुड़कर उसे कहने लगता है मुझे नहीं पता था कि तुम मेरे कजिन योंगसू में इंटरेस्टेड हो। और बस इसी के साथ हमें पता चलता है कि वुजू को कुछ पुरानी यादें आ रही थी। बचपन में वह एक दफा अपनी मॉम और डैड के साथ ट्रेवल कर रहा था। यहाँ पर उन दोनों की लड़ाई हो रही थी और इसी बीच उनकी कार का एक्सीडेंट हो गया था। वुजू हॉस्पिटल में बहुत अकेला था, रो रहा था। यहाँ पर एक बच्ची उसके पास आती है जिसने उसे सहारा दिया था और उसे कुछ ऐसे शब्द बोले थे जिसने उसे हिम्मत आ गई थी। उस बच्ची का दिया हुआ गिफ्ट उसने आज तक संभाल कर रखा हुआ था। वह एक टॉय था जो अपने साथ अब्रॉड भी लेकर गया था। ऐसा लगता था कि वह बच्ची उसका चाइल्डहुड क्रश थी। उधर मैरी की लाइफ में तो प्रॉब्लम पर प्रॉब्लम ही आए जा रही थी। उसे वार्निंग दी जाती है और उसे यही ऑर्डर मिलता है कि उसे इस वीकेंड तक उस फ्रॉड वाले अपार्टमेंट को खाली करके कहीं और शिफ्ट होना है। लेकिन वह तो इतनी परेशान थी और अपनी माँ को भी परेशान नहीं करना चाहती थी। वह उन्हें कुछ भी नहीं बताती। अब नेक्स्ट डे वुजू अपना ऑफिस ज्वाइन कर लेता है। अंकल उसे बहुत अच्छे से मिलवाते हैं और सबसे इंट्रोड्यूस भी कराते हैं। अब उसे एज अ टीम लीडर ज्वाइनिंग दी जाती है। बाद में उसे हायर बना दिया जाएगा, लेकिन उसकी परफॉर्मेंस के अकॉर्डिंग आज पहला दिन उसे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मीटिंग में जिसमें सारे लोग पहुंचते हैं और उसके कजिन योंगसू ने कुछ ऐसी तैयारी की हुई थी। उसने कुछ अरसे पहले स्टाफ से एक गलती कराई थी और आज वह जानबूझकर सबके सामने वही गलती को इस तरीके से पॉइंट आउट करता है कि सारा ब्लेम वुजू पर आ जाए, क्योंकि उसने मीटिंग से पहले सारा कुछ एक दफा चेक किया था। वह बोलता है तुम इतनी इंपॉर्टेंट चीज कैसे भूल सकते हो, जहाँ पर वुजू की सबके सामने इंसल्ट हो जाती है और ऐसा लग रहा था कि दादी के सामने उसके नंबर कम हो रहे हैं। यह सब योंगसुक की प्लानिंग थी। वह उसे नीचा दिखाना चाहता था क्योंकि वह उसे नहीं बल्कि खुद को हायर देखना चाहता था। नेक्स्ट उन्होंने एक टेम्परेरी प्रोडक्ट को परमानेंट किया था। उसकी पैकेजिंग के लिए कॉपीराइट इसी वक्त मैरी की कंपनी के पास था और उन्होंने बहुत ज्यादा प्रोडक्शन करा ली थी। अगर कॉपीराइट नहीं खरीदा तो उन पर कल को केस हो सकता था और उसकी कंपनी पहले ही मैरी की कंपनी को कॉल करके कह दिया था जो भी आज तुम्हें कॉल करे उसे अपने डिजाइन के रेट 10 गुना ज्यादा बताना, तुम्हारी जैसे लॉटरी निकलने वाली है। और वाकई ऐसा होता है, मैरी भी 10 गुना ज्यादा रेट बताती है। यह सुनकर देसुंग की कंपनी हैरान रह गई थी और यह सारी की सारी टेंशन आ गई थी वुजू के ऊपर, क्योंकि उसे पता चला था कि उन्होंने बिलियंस की प्रोडक्शन करा ली है। अगर इस टाइम उनकी पैकेजिंग चेंज की तो उसका बिलियंस का नुकसान हो जाएगा, इसलिए उसे इस कंपनी के लोगों के साथ नेगोशिएशन करनी होगी। जबकि उधर में दिखाते हैं कि सेंग्यून के ऊपर उसका बॉस काफी गुस्सा करते हैं। सीईओ ने एक्चुअली मनी लॉन्ड्रिंग की थी और इसी को कवर करने के लिए वह हाउस को इनडायरेक्टली गिफ्ट में देना चाहता था, लेकिन सारा कुछ मिट्टी में मिल गया था जब वह लकी ड्रॉ में मैरी का नाम निकल आया था और वह लोगों से होल्ड भी नहीं कर पा रहे थे। सेंग्यून के साथ उसका बॉस हमेशा ही ऐसा व्यवहार करता था कि जैसे वह कोई इंसान नहीं बल्कि जानवर हो और इसी बात उसे काफी तकलीफ होती थी।
उधर मैरी काफी परेशान थी। एक वूजू ने तो उसके मुंह पर जवाब देकर उसे हेल्प करने से इनकार कर दिया था, जबकि दूसरे वूजू ने तो उसे ब्लॉक ही कर दिया था। ऐसे में और कोई रास्ता नहीं था बल्कि वह अपने एक्स वूजू के घर जाकर उसकी फैमिली से बात करने की कोशिश करे। लेकिन उसकी मॉम और उसकी सिस्टर काफी ज्यादा कमीनी थी। उन्होंने स्टार्ट से ही प्रॉब्लम था क्योंकि मैरी बहुत ज्यादा अमीर घर से नहीं थी और अब जो जेनी उसकी लाइफ में आई थी वह काफी ज्यादा रिच थी, इसलिए वह बहुत ज्यादा खुश थे कि वूजू ने मैरी के साथ ब्रेकअप कर लिया है। वह लोग तो जेनी की ऐसी सेवा करते थे कि उसकी बिल्ली को भी महारानी की तरीके से ट्रीट किया जाता था। आज जब मैरी उनके घर पर आती है तो उसे काफी खड़ी खोटी भी सुनाते हैं और उसे उसकी औकात दिखाने की कोशिश करते हैं कि हमारे बेटा कितनी बड़ी यूनिवर्सिटी से डिग्री लेकर आया हुआ है और तुम एक मामूली से घर की हो, तुम्हारी फैमिली भी कुछ ज्यादा खास नहीं है। अब उसने तुम्हें छोड़ दिया है तो अपनी इज्जत संभालो और उसके पीछे आना बंद करो। वह लोग उसे काफी ज्यादा बेइज्जत कर रहे होते हैं और यहाँ पर मैरी की सेल्फ रिस्पेक्ट आगे आ जाती है। उसने फैसला कर लिया था कि अब वह इन लोगों से हर तरीके का रिश्ता ताल्लुक वास्ता खत्म कर देगी, लेकिन जानने से पहले उसने वूजू की माँ को उनकी औकात जरूर याद दिलाती थी। अब बाहर जाते ही उसे देसुंग कंपनी की एक कॉल आती है। उसे नेगोशिएशन के लिए मीटिंग फिक्स हो चुकी थी। अब वह इस तरीके से खुद को संभालती है और मीटिंग के लिए उनके ऑफिस चली जाती है। वहाँ पर वूजू का आमना सामना योंगसू से होता है, जो मीटिंग से पहले उसे बहुत बातें लगाता है और उसे चैलेंज भी कर देता है। उनके बीच बैट लग गई थी कि अगर उसकी नेगोशिएशन सक्सेसफुल रही तो योंगसू मान जाएगा वूजू को, अगर वह वूजू नाकाम रहा तो अपनी सीट छोड़कर देगा और खुद ही डिमोट होगा। अब कब कहीं ना कहीं बात वूजू की इज्जत पर आ चुकी थी, लेकिन तब वे दोनों ही हैरान रह गए थे जब मीटिंग में आमने सामने एक दूसरे को देखते हैं। मैरी कहती है मैं नेगोशिएशन के लिए रेडी हूँ, लेकिन मैं अकेले में अपने टीम लीडर से बात करना चाहती हूँ। मैरी उससे कहती है अब देखो तुम्हें मेरी जरूरत है और मुझे तुम्हारी थी, तुम मेरी हेल्प करो तो मैं पुरानी प्राइस पर इस कॉन्ट्रैक्ट को रिन्यू करा दूंगी, कॉपीराइट तुम लोगों को दे दूंगी। लेकिन वूजू तो साफ इनकार कर देता है, कहता है कि किसी को लूटने में मैं तुम्हारा साथ नहीं दूंगा, करप्ट चीट ठग नहीं बनूंगा। लेकिन वह उसे रोकती है और फिर अपना मुंह खोल ही देती है। कहती है कि एक्चुअली मैंने एक प्राइज विन किया है और वहां पर मुझे अपने हस्बैंड के साथ लेकर जाना है। अब मेरी लॉटरी लगी है, मैं किसी को लूट तो नहीं रही, बस इतनी सी हेल्प चाहिए तुम्हारी। लेकिन फिर भी वह वहां से इनकार करके जाने ही लगता है कि इतने में उसके सामने योंगसू का चेहरा आ जाता है और अब तो कोई लूटने वाली बात भी नहीं थी। तो वह सोचने लगता है क्यों ना इसका साथ में हाथ मिला लिया जाए। सिर्फ इतना ही नहीं, मैरी उसे बार बार इस बात के लिए ब्लैकमेल कर रही थी। देखो तुम्हारी गाड़ी ने मुझे टक्कर मारी थी, हो सकता है कि मेरी बाजू सारी जिंदगी के लिए बेकार हो जाए। और फिर वह उसके साथ फाइनली डील कर ही लेता है। अब वे उसे नेक्स्ट डे अपने साथ लेकर जाती है उस कंपनी की तरफ। उसे ग्लासेस भी लगाती है जैसे उसका एक्स वूजू लगाता था और साथ ही उसका वेडिंग रिंग भी देती है ताकि वे दोनों एक लीगल कपल लगें। उसने हर एक तरीके से डेट्स, नाम, सारा कुछ याद करा दिया था। जबकि उधर सांगन्यून की दोबारा से अपने सीईओ से इंसल्ट हो रही थी क्योंकि उसने ऑर्डर किया था कि किसी न किसी तरीके से इस लकी ड्रॉ को नल या वॉइड कराओ, लेकिन ऐसा नहीं हो पा रहा था। वेल अब वूजू और मैरी वहां पहुंच जाते हैं और एक असिस्टेंट उनको ग्रीट करता है और उनके साथ साथ उनकी वेरिफिकेशन भी करता है। उसने उनसे जो भी डेट सारा कुछ पूछा था वह बिल्कुल मैच कर रहे थे। वह उनको बोलता है कि चलिए अब हम सेरेमनी की तरफ चलते हैं, वहां पर कुछ रिपोर्टर्स भी मौजूद होंगे जो आपकी फोटो बनाएंगे और कल के एडिटोरियल में भी लिखा जाएगा। अब यह सुनते ही वूजू की तो बैंड बज जाती है। वह यह नहीं चाहता था कि उसकी फैमिली या कोई भी ऐसा कुछ देखे और मैरी को भी इस बारे में कुछ भी मालूम नहीं था। लेकिन जैसे ही वे दोनों टर्म्स एंड कंडीशन देखते हैं तो उन्हें नहीं पता चलता कि हर तरीके की पब्लिसिटी में उन्हें कॉर्पोरेट करना ही होगा। तब वूजू को एक आइडिया आता है। वह एक नकली कॉल उठाता है और कहने लगता है अच्छा मेरे सारे कलीग्स को वायरस निकला है, ओह माय गॉड, मैं अभी तो अफ्रीका से आया हूँ, मैंने अपना टेस्ट दिया हुआ है, शायद मुझे भी ये वायरस निकले। यह तो बहुत ही कंटेजिनियस है और इसमें पब्लिक में जाना बिल्कुल भी सेफ नहीं है। यह सुनते ही वह आदमी भी डर जाता है। वह असिस्टेंट भी परेशान हो जाते हैं और उनसे कहने लगते हैं कि तुरंत ही अपने आप को मास्क लगाओ और इस तरीके से हमारे सीईओ से कर ही जाना। अब फाइनली वह लोग अपनी फोटो तो खिंचवाते हैं लेकिन इस तरीके से कभी भी पहचानने नहीं जाएंगे। वूजू को तो ऐसा लग रहा था कि वह बाल बाल बचा है। अब वह मैरी से बोलता है कि मैं यहाँ से जा रहा हूँ, बाकी सब तुम खुद ही संभालो। अब मैरी को उस घर की चाबी दे दी जाती है और सैंग्यून कहता है मैं और तुम और तुम्हारे हस्बैंड को खुद पर्सनली वहां लेकर जाऊंगा और विजिट कराऊंगा। वह कहती है मेरे हस्बैंड तो यहाँ से जा चुके हैं, लेकिन वह देखते हैं तो सामने ही हस्बैंड खड़ा होता है। सैंग्यून कहता है मैं खुद तुम्हें हॉस्पिटल लेकर जाता हूँ, तुम्हारा रिजल्ट दिखाता हूँ। लेकिन वह बोलता है कि रिजल्ट ऑनलाइन आ चुका है और मैं नेगेटिव हूँ।
मुझे कोई भी वायरस नहीं है। वह जितना भी बचने की कोशिश कर रहे थे फंसते ही जा रहे थे। अब सेंग्यून अपने साथ उनको उस एरिया की विजिट कराने लेकर जाता है और एलाइट्स के एरिया था जहाँ पर घर मिलना बहुत ही ज्यादा मुश्किल बात थी। यह घर देखकर मैरी बहुत ज्यादा खुश हो रही थी। उसे लगता था कि अब मैं बहुत सारा पैसा कमाने वाली हूँ इस घर को बेचने के बाद। लेकिन उन्हें यह नहीं पता था कि किस्मत उन्हें किस मोड़ पर लेकर जा रही है, क्योंकि उस सोसाइटी में कोई और भी आ रहा था और वह थी वुजू की आंटी और उसका कजिन, जो कि रास्ते में बैठे हुए बहुत ज्यादा शोक मना रहे थे कि कैसे वुजू ने उस डील को पुरानी रेट्स पर फाइनल कर दिया। और आंटी ने सोचा हुआ था कि मुझे वुजू की एक वीकनेस या एक गलती काम मिलने दो, तब देखना मैं उसका क्या हश्र करूंगी। सेंग्यून को वो कहते हैं हम जल्दी अगर भेज देंगे क्योंकि हमारा घर वर्क पैलेस से बहुत दूर है। पर सेंग्यून कहता है ऐसा नहीं हो सकता, हमारी टर्म्स में लिखा है कि 3 महीने तक आप लोगों को यह घर नहीं बेच सकते। वेल अब यह टेंशन तो मैरी की थी, वुजू को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था, लेकिन साथ ही साथ वुजू की भी टेंशन बढ़ने लगी थी। जैसे ही सेंग्यून कहता है इसके साथ साथ हम लोग पर्सनली सरप्राइज विजिट भी करा करेंगे, यह देखने के लिए कि आप लोग खुद यहाँ पर रह रहे हैं ना कि किसी लोगों को रेंट पर दिया हुआ है। यह सुनते ही मैरी की तो बैंड बज जाती है। इससे भी बड़ा शौक उन्हें तब मिलता है कि जब सेंग्यून कहता है किसी को विजिट कराने की जरूरत नहीं है, मैं खुद ही देखता रहूंगा, मेरा घर भी आपके सामने ही है, बिल्कुल उसके सामने वाला बंगलो सेंग्यून का था। अब सेंग्यून जरा साइड पर जाता है तो यहाँ पर वुजू उससे बहुत लड़ाई करता है। मैरी से कहता है कि तुम्हें तो कहा था कि बस एक दिन की बात है, यहाँ तुम सारी जिंदगी के लिए मेरे गले में लटकने वाली हो। वह ग्लासेस और रिंग वहीं पर छोड़ता हुआ वहां से बाहर निकल जाता है, लेकिन फिर उसे पछतावा होता है कि मैंने कुछ ज्यादा ही सख्त बोल दिया है। वह दोबारा उसे कॉल करता है, लेकिन इतने में पीछे से एक गाड़ी आ रही होती है। वह थी उसकी आंटी और उसके कजिन की, जो उसे देखते ही पहचान जाते हैं। और इसके साथ ही पीछे से सेंग्यून भी निकल आता है और उसे कहने लगता है तुम अकेले ही जा रहे हो, तुम्हारी वाइफ कहाँ है। अब बस योंगसू और आंटी का मुंह तो खुला का खुला रह गया था कि यह क्या है, वुजू की कोई वाइफ भी है क्या, इसने चोरी छुप के शादी की हुई है और इस एरिया में अपना घर ले रहा है। और बस इतने में मैरी भी वहां पर आई खड़ी हुई थी। सारे लोग हैरान थे और एक दूसरे को देख रहे थे मुंह खोल के। यहीं पर यह पार्ट खत्म होता है। दोस्तों आपको वीडियो पसंद आई हो तो एक लाइक जरूर कर देना और कमेंट सेक्शन में अपना फेवरेट पार्ट लिखकर जरूर बताना। और नेक्स्ट पार्ट देखने के लिए चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लो।